नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, बिहार के लिए ये चुनावी वर्ष है और हर गठबंधन, आपको पता है कि बिहार में मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों के बीच होना है। हाँ, तीसरी शक्ति के रूप में उभरने का प्रशांत किशोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में दिखेगा कि प्रशांत किशोर की तीसरी शक्ति के रूप में उभरने की क्या संभावना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिहार में महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में आज तक दिख रहा है, उसके अंदर किस प्रकार से तेजस्वी यादव के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। मित्रों, तेजस्वी यादव जो आज इस आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं, अब तो सर्वमान्य नेता हैं तेजस्वी यादव आरजेडी के। लालू प्रसाद यादव की शारीरिक अवस्था अब ऐसी नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में एक तरह से सब कुछ कर सके, तो तेजस्वी यादव सर्वमान्य नेता हैं। और चूंकि सबसे बड़ी दल राष्ट्रीय जनता दल है, तो अपने गठबंधन के पांचों सहयोगियों, जो 5 गठबंधन सहयोगी हैं, सबको एकजुट रखने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल, मतलब आरजेडी 5 अन्य दलों का नेतृत्व कर रही है। तो क्या इन 5 दलों को एकजुट रख पाना और एक संगठित रूप से इस चुनाव अभियान में एनडीए के मुकाबले खड़ा कर पाना कितना आसान है, और कौन ऐसे घटक हैं जिनको संभालना तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मेरे अनुसार वर्तमान में मुकेश सहनी एक ऐसे राजनीतिक चरित्र के रूप में विगत 10 वर्षों के अंदर, चूंकि मुझे जहां तक याद है 2015 से मुकेश सहनी ने 2014 से ही कह सकते हैं कि बिहार की राजनीतिक मैदान में प्रवेश किया उन्होंने। उसके बाद से जिस प्रकार का उनका एक पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है, उसके अनुसार मुकेश सहनी को हैंडल करना तेजस्वी यादव के लिए सबसे मुश्किल चुनौती के रूप में मौजूद होगी इस चुनाव में भी। आप याद कीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि एक छोटा सा उदाहरण से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। याद कीजिए, पिछला विधानसभा चुनाव से के समय ही अंतिम क्षणों में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन से निकल गए थे और एनडीए में शामिल हो गए थे। नंबर 1। नंबर 2, मुकेश सहनी की जो कार्य प्रणाली है, उसमें सीधा हिसाब है। ठीक है, सीधा हिसाब यह है कि अधिक से अधिक सीटें गठबंधन में जाकर झटकना और अधिक से अधिक सीटें जीत कर आना, और जीत कर आने के बाद बड़े दलों को अपनी उंगली पर नचाना। अब तक का पूंजी वही है मुकेश सहनी की। अगर हम 2014 से लेकर अब तक के इतिहास को देखें तो समझ में आती है। तो सवाल यह उठता है कि यह बात तो तेजस्वी यादव को भी पता है। तेजस्वी यादव तो राजनीतिक रूप से अब इतने कच्चे रहे नहीं, क्योंकि उनका भी जो एक तरह से मैं कहूं तो एक माने उनका जो विधायकी में जो आयु है, वह भी 2015 से वो विधायक है। तो हम कह सकते हैं कि माने लगभग 10 वर्षों का तो उनका एक तरह से विधायिका का अनुभव है, जब वो विधानसभा के सदस्य बने पहली बार। तो इतना लंबा समय, तो अब उनमें अनुभव की कमी नहीं है, और मुकेश सहनी को भी समझ पाने की क्षमता तेजस्वी यादव में विकसित हो गई है। तो सबसे बड़ा जो चुनौती है तेजस्वी यादव के साथ, और खतरा दोनों है। खतरा यह है कि अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को 15 सीटें दी और 15 में 10 विधायक जीत कर आ गए, और अगर कोई हंग असेंबली बन गई, अगर किसी गुट को बहुमत नहीं मिला, तो फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे? अब तक तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। क्या वो सीएम नहीं मांगेंगे? मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेंगे? इस बात की कौन गारंटी दे सकता है? आप याद कीजिए, पिछली बार बीजेपी के साथ जब वो थे और सरकार में शामिल हुए थे, उसके बाद जितने दिन भी सरकार में रहे, उस दौरान किस प्रकार से बीजेपी को और नीतीश कुमार को परेशान करते रहे। याद कर लीजिए, तेजस्वी यादव को भी ये सभी चीजें तो याद है। नंबर 1। नंबर 2, मुकेश सहनी का कोई सांगठनिक आधार तो है नहीं, जातिगत आधार है। अब मान लीजिए वो 15 विधानसभा सीटें ही लड़ते हैं या 20 लड़ते हैं, उनके पास चूंकि पार्टी का कोई विचारधारा तो है नहीं, केवल सत्तावादी सहनी समाज को
मल्लाह समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। तो इसीलिए केवल एक मुद्दे पर राजनीति है मुकेश सहनी की। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि जितने एमएलए जीत कर आएंगे क्या वो मुकेश सहनी के साथ ही रहेंगे, इसकी कौन गारंटी देगा? पिछला बार का इतिहास साफ है। पिछले बार जितने भी विधायक जीत कर आए सबके सब मुकेश सहनी को छोड़ दिया। क्योंकि पिछली बार भी जितने एमएलए जीत कर आए थे वो केवल स्वार्थ के लिए, केवल एमएलए बनने के लिए मुकेश सहनी की पार्टी के टिकट पर लड़े थे चुनाव। तो इस बार चूंकि मुकेश सहनी के पास कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, केवल एक मुद्दा है। और मुद्दा क्या है? तो वो मुद्दा जो है कि मल्लाह समाज को एससी का दर्जा दिया जाए, वो मुद्दा कहीं से भी अगर किसी भी संविधान विशेषज्ञ से कोई चर्चा कर ले तो इसकी हकीकत समझ में आएगी। तो खैर, तो मुद्दा एक ही है कि मुकेश सहनी को बड़ा से बड़ा राजनीतिक पद दिलाना, मुकेश सहनी को के राजनीतिक कद को बढ़ाना एकमात्र मुद्दा है। तो इसके लिए मतलब मुकेश सहनी को केवल डिप्टी सीएम, सीएम, मंत्री, मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा पहुंचाने के लिए ही केवल क्या कोई क्यों अपनी राजनीतिक भविष्य का बलिदान दे? किसी भी विधायक को अगर मंत्री बना, कोई दूसरे गठबंधन से भी मंत्री बनाने की बात होगी तो क्यों नहीं जाना चाहेगा छोड़कर? हॉर्स ट्रेडिंग में क्या क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी कोई स्थिति होती है तो मुकेश सहनी के जीते हुए विधायक मुकेश सहनी के ही साथ रहेंगे, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये चुनौती जो चूंकि मुकेश सहनी के पास सवाल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुकेश सहनी के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास खोने को भी है, पाने को भी है। तेजस्वी यादव के पास पाने को बिहार का मुख्यमंत्री का पद है, और खोने को है कि इस बार भी तेजस्वी यादव कई मामलों में नीतीश कुमार से आगे होते हुए भी अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो पिछली बार भी उनके गठबंधन के सहयोगी ही मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए जिम्मेवार थे। कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लड़ी, मात्र 19 जीत पाई। इस बार भी क्या कोई गठबंधन के सहयोगी ही चुनाव जीत जाने के बाद भी तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन सकते हैं क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अब तक के मुकेश सहनी के राजनीतिक चरित्र का इतिहास केवल जो 10 वर्षों का है ही अगर हम पढ़ें तो हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो इसीलिए ये चुनाव तेजस्वी यादव के राजनीतिक कौशल और रणनीतिक चातुर्य की भी परीक्षा होगी कि पिछली बार जिस प्रकार से दो घटनाएं से बचने की आवश्यकता होगी, और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक तो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी की हैसियत से अधिक 70 सीटें दी गई, इसलिए और मात्र 70 में 19 जीत पाई कांग्रेस, इसलिए भी एक चीज कहा जाता है तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सके। दूसरा, माहौल खराब किया मुकेश सहनी ने सबसे पहले, जब तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाते हुए गठबंधन से अंतिम क्षणों में बाहर आ गए। वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव से 3 महीना पहले नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से बाहर आकर इंडिया अलायंस के भविष्य पर ही कुठाराघात कर दिया था, वज्र गिरा दिया था। तो मुकेश सहनी ने सबसे पहले पिछली बार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपनों पर वज्रपात किया था। तो इस बार भी खतरा तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी और कांग्रेस से ही है। यही दोनों लगातार इस प्रकार का वज्रपात करने का खतरा लगातार बना हुआ है जो तेजस्वी यादव पर करेंगे। उसमें मुकेश सहनी नंबर 1 पर आते हैं, नंबर 2 पर कांग्रेस आएगी। तो देखना है तेजस्वी यादव कैसे अपने राजनीतिक चातुर्य, रणनीतिक कौशल से इन 2 समस्याओं का मुकाबला करते हैं, और उसी पर तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। तेजस्वी यादव के दुश्मन
एनडीए में नहीं, उनके लिए खतरा नीतीश कुमार और बीजेपी नहीं है, उनके लिए खतरा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, उनके जीतन राम मांझी नहीं है, तेजस्वी यादव के लिए खतरा मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय